नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र त्यागी एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल में। हमारे सिलेबस में आरबीएससी क्लास 10 के सिलेबस में दोस्तों जो पहले गणित में भाग संक्रियाएं दे रखी हैं वो तीन तरीके से दे रखी हैं। पहली है सूत्र निखिलम द्वारा, ठीक है ना। इसमें दूसरी है सूत्र परावर्त द्वारा और तीसरी सूत्र द्वंद्वयोग आधारित ध्वजांक विधि। तो साथियों, जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाइए जिससे हमारा प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो साथियों, ज्यादा वक्त जाया न करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो ये अपने को क्वेश्चन दे रखा है। सबसे पहले भाज्य और भाजक का पता करेंगे और भाजक को देखते हुए भाजक के आसपास आधार की गणना करेंगे। यहाँ आधार देखिए दोस्तों, भाजक 889 दे रखा है जो कि 1000 के बिल्कुल आसपास है। तो मैं आधार 1000 ले सकता हूँ, है ना। और आधार ले सकते हैं हम 1, 10, 1000, 100, 10,000, इस तरह से हम आधार ले सकते हैं ना। इसके बाद पूरक संख्या आएगी। पूरक संख्या का मतलब होता है आधार माइनस संख्या या आधार माइनस भाजक। तो 1000 में से 889 घटाएंगे, 1000 माइनस 889 तो कितना बचेगा दोस्तों? 111। अब हमें क्या करना है? अब हमें दोस्तों तीन खंड बनाने हैं, ठीक है। तीन खंड बना दिए, ये पहला खंड, ये मध्य खंड और ये तृतीय खंड, ठीक है ना। पहले खंड में रखेंगे भाजक, भाजक यहाँ 889, ठीक है। भाजक के नीचे लिखेंगे पूरक संख्या जो कि 111 है, ठीक है ना। अब देखेंगे कि आधार में कितने जीरो हैं। आधार में जितने जीरो हैं भाज्य के इकाई अंक से उतने ही अंक लेकर तृतीय खंड में लिखने हैं। समझ में आई दोस्तों? मैं एक बार दोबारा बोलता हूं, जितने आधार में शून्य है उतने ही अंक भाज्य के इकाई अंक की ओर से लेते हुए तृतीय खंड में लिख देंगे। आधार में 3 जीरो है तो हम भाज्य के इकाई अंक से देखिए 3 अंक लेंगे, 0, 3, 4। मैंने कहा लिख दिया? तृतीय खंड में। और जो अंक बच गए हैं दोस्तों उन्हें मध्य खंड में लिख दिया जाएगा, 1, 1, 1। बोलो यहां तक कोई समस्या है? बिल्कुल नहीं है ना। तो यहां तक अगर समस्या नहीं है तो आपको क्वेश्चन आ गया दोस्तों। यहां तक बस ये अरेंजमेंट का प्रॉब्लम है। अरेंजमेंट अगर अपनी समझ में आ जाता है तो क्वेश्चन को करना बहुत आसान है। देखिए कैसे, है ना। मैं यहाँ एक लाइन ड्रॉ करूंगा, इसके बाद मध्य खंड में से एक अंक नीचे लिख लेंगे, 1। इस अंक का इस पूरक संख्या से गुणा करते हुए अंकों के नीचे अंक स्तंभवार लिखते हुए चलेंगे दोस्तों, है ना। तो देखो 1 का गुणा 1 से किया तो 1, यहां से छोड़ दिया, ये तो लिख लिया था मैंने, इसमें नहीं लिखेंगे, अगले अंक के नीचे लिखेंगे, है ना। फिर 1 का गुणा 1 से किया 1, फिर 1 का गुणा 1 से किया तो 1। यहां तक कोई डाउट नहीं, यहां तक कोई समस्या नहीं। इसके बाद इनको ऐड करेंगे दोस्तों, 1 और 1 2। अब 2 का मल्टीप्लाई इनसे करेंगे तो 2, 2, 2। आगे चलेंगे दोस्तों, इनको ऐड करेंगे 4, है ना। 4 का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, 4, 4। इनको ऐड कर देंगे 8, है ना। और ये 9 और ये 7, 798। तो ये दोस्तों शेषफल हो गया, ये शेषफल हो गया और ये भागफल हो गया, ठीक है ना। यदि शेषफल, एक बात और सुनिए, यहाँ एक चीज और रह गई है जो मैं बताना चाहता हूं। अपना क्वेश्चन पूरा हो गया, है ना। लेकिन कई बार क्या होता है कि शेषफल यहाँ भाजक से बड़ा होता है। यदि शेषफल भाजक से बड़ा है तो वहां हम यहाँ भागफल में 1 जोड़ देंगे और शेषफल में से भाजक को घटा देंगे। यदि फिर भी शेषफल भाजक से बड़ा है तो पुनः 1 जोड़ देंगे और भाजक में शेषफल में से भाजक को घटा देंगे। ये प्रक्रिया चलती रहेगी दोस्तों, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये निखिलम विधि से आपकी भाग संक्रिया कंप्लीट हुई। आगे देखते हैं परावर्त विधि के द्वारा भाग संक्रिया। सूत्र निखिलम और सूत्र परावर्त, इन दोनों संक्रिया में कोई विशेष अंतर नहीं है, केवल नाम का अंतर है। और थोड़ा सा यहां जहां हम पूरक संख्या निकालते हैं वहां पूरक संख्या की बजाय
विचरण काम में लिया जाता है। तो साथियों, जैसे हमने निखिलम विधि में आधार की गणना की थी, उसी प्रकार परावर्त विधि में भी भाजक को देखते हुए आधार की गणना करेंगे। तो यहाँ 131 देखिए दोस्तों 100 के पास है, तो यहाँ सबसे पहले आधार हो जाएगा हमारे पास बेस जो है बेस हो जाएगा 100, ठीक है ना। उसके बाद वहां निकाल देते पूरक संख्या, यहां निकालेंगे दोस्तों विचरण, ठीक है। विचरण क्या होता है? विचरण होता है संख्या माइनस आधार, ठीक है। मैं लिख देता हूं, विचरण बराबर होता है संख्या माइनस आधार, ठीक है। तो कितना हो गया? 131 में से 100 घटाया 31 बचा, ठीक है। अब इनका परिवर्तित अंक निकालेंगे दोस्तों। तो परिवर्तित अंक क्या होता है? प्लस की संख्या माइनस की हो जाती है और माइनस का अंक प्लस का हो जाता है, तो परिवर्तित अंक हो जाएंगे -3 -1। अब क्या है कि वैदिक गणित में माइनस के चिन्ह को आगे न लगाकर ऊपर बिनुकुलम लगाया जाता है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आपको ये बात पता होगा, आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा, लेकिन अगर नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, आप यहां सीखेंगे कि कैसे इस अंक को 3 के ऊपर ऐसे डंडा एक रेखा बंधनी टाइप से लगा दी जाती है। इसे हम बिनुकुलम पढ़ते हैं, बिनुकुलम 3, बिनुकुलम 1, इस प्रकार से इनको पढ़ेंगे, है ना। तो ये बिनुकुलम क्या काम करेगा कि ये संख्या जो 31 है वो ऋणात्मक हो गई है दोस्तों, ये ऋणात्मक संख्या मानी जाएगी और ऋणात्मक की तरह ही ये व्यवहार करने वाली है। आगे की क्या विधि है? आगे जैसे हमने निखिलम विधि में किया वैसे ही इसमें करना है। 3 खंड बनाने हैं। प्रथम खंड में भाजक लिखेंगे 1 3 1, उसके बाद हम विचरण लिख सकते हैं, विचरण अपने पास 3 1। उसके बाद हम परिवर्तित अंक लिख सकते हैं, है ना, 3 1, यहां हम डायरेक्ट ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। आप चाहो तो विचरण को ना भी लिखें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और विचरण को लिख देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आधार में जितने शून्य हैं उतने अंक इकाई अंक की तरफ से भाज्य में से लेकर तृतीय खंड में लिख देंगे। तो देखो तृतीय खंड में 85, भाज्य में अंतिम 2 अक्षर जो देखे मैंने, इकाई और दहाई का अंक जो देखा वो 85 है, तो 85 मैंने तृतीय खंड में लिख दिया और बचे कुछ अंक मैंने मध्य खंड में लिख दिए। अब क्या करेंगे? जैसे गणना हम निखिलम विधि में कर रहे थे वैसे ही यहां होगी। एक अंक उतारा 1 का गुणा -3 से करा तो -3, है ना, और 1 का गुणा 1 से करा तो -1, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 3 में से 3 गए तो 0 और 0 का मल्टीप्लाई यहां करेंगे तो 0 0। अब इसमें से देखो 3 में से 1 गए तो 2 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 6, लेकिन ये बिल्कुल ऊपर आ जाएगा, और 2 का गुणा 1 से करेंगे तो 2, बिल्कुल ऊपर आ जाएगा। 5 में से 2 घटाएंगे 3, 8 में से 6 घटाएंगे 2, ये अपने पास शेषफल हो गया दोस्तों, और ये अपने पास भागफल हो गया, ठीक है ना। आपको बिल्कुल समझते हुए पढ़ना है दोस्तों। स्टडी और रीडिंग में अंतर होता है। रीडिंग का मतलब है कि आप उसे पढ़ते जा रहे हो, आपने उसे बिल्कुल नहीं समझा, और स्टडी का मतलब है कि आपने उसे अध्ययन किया है, आपने उसे समझा है। तो दोस्तों यहाँ आपको अध्ययन करना है, रीडिंग नहीं करनी है, ठीक है ना। ध्यान रखना है आपको। अगर आपको कोई समस्या है, कहीं कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, किसी कंटेंट में प्रॉब्लम आ रही है, किसी टॉपिक को समझने में प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं वैसे तो पूरा मैथमेटिक्स कराने वाला हूं, फिर भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेरे ईमेल आईडी पे ईमेल के द्वारा मुझे अपने सुझाव और अपनी परेशानियां बता सकते हैं। तो भाजक में से सबसे पहले ध्वजांक की गणना करते हैं दोस्तों। ध्वजांक मेरा इकाई का अंक भी हो सकता है और ध्वजांक मेरा इकाई दहाई का अंक भी हो सकता है। यहाँ हम सुविधा के हिसाब से ध्वजांक मानते हैं। यहाँ मेरे पास ध्वजांक 9, ठीक है, चल जाएगा। सबसे पहले 3 खंड बनाएंगे, बिल्कुल, और 3 खंड बनाने के बाद सबसे पहले ध्वजांक लिखेंगे। ध्वजांक हो गया मेरे पास 9। उसके बाद मुख्यांक लिखेंगे दोस्तों। मुख्यांक का मतलब है ध्वजांक को छोड़कर जो अंक भाजक में बच गए हैं वो मुख्यांक का काम करेंगे। तो यहाँ मुख्यांक हो गया 11। लिखने का तरीका भी ऐसे ही है जैसे मैं लिख रहा हूँ। ध्वजांक को थोड़ा आगे लिखेंगे, मुख्यांक को थोड़ा पीछे लिखेंगे, जिससे हमें पता रहेगा कि ये मुख्यांक है और ये ध्वजांक है, ठीक है।
हम फिर इसके बाद क्या करना है, इसके बाद देखो दोस्तों जितने अंक आपने ध्वजांक में लिए हैं उतने अंक आपको तृतीय खंड में लिखने हैं भाज्य के इकाई अंक की तरफ से, ठीक है ना। तो भाज्य का इकाई अंक 7 है, ध्वजांक में भी एक अक्षर है, तो यहाँ तृतीय खंड में केवल और केवल एक ही अंक लिखूंगा। इसके बाद देखो दोस्तों जो भाज्य में मेरे पास अंक बचे हुए हैं इनको मैं मध्य खंड में लिख लूंगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या करते हैं, यहाँ जो मुख्यांक है इसका डिवाइड यहाँ जो संख्या है इसमें देंगे। तो 59 में मैंने 11 से जब डिवाइड किया दोस्तों तो जो मेरे पास भागफल आ गया वो आ गया दोस्तों 5, और जो शेषफल है दोस्तों वो आ गया मेरे पास 4, ठीक है ना दोस्तों। ये क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। तो सबसे पहले भागफल को यहाँ लिखेंगे और शेषफल को यहाँ लिखेंगे। तो जो नया भाज्य आएगा दोस्तों वो 42 हो जाएगा। नया भाज्य कितना आ गया, नया भाज्य आ गया दोस्तों, नया भाज्य आ गया 42, है ना। संशोधित भाज्य निकालेंगे, संशोधित भाज्य कैसे निकालते हैं, संशोधित भाज्य निकालेंगे दोस्तों। संशोधित भाज्य कैसे निकालते हैं, संशोधित भाज्य निकालेंगे नए भाज्य में से इस भागफल का गुणा ध्वजांक के साथ करके घटाना है। तो दोस्तों 42 में से मैं घटाऊंगा 9 पंजे 45। तो देखिए दोस्तों यहाँ जो संख्या मेरे पास प्राप्त हुई वो ऋणात्मक संख्या प्राप्त हुई, -3 प्राप्त हुई, और उस -3 में वापस से मैं 11 से डिवाइड नहीं कर सकता। इसलिए हमको क्या करना है कि जब हमने भागफल जो 5 आया था इसको 5 बार भाग न दे करके एक कम बार देंगे जिससे कि संशोधित भाज्य मेरा ऋणात्मक नहीं आएगा। तो दोस्तों उस प्रक्रिया को भी देखते हैं कि कैसे करना है। जब मैंने 59 में 11 से 4 बार भाग दिया तो देखिए यहाँ जब मैं 59 में मैं 11 से भाग देता हूँ और भागफल मेरे पास जब 4 आएगा तो शेषफल क्या आएगा, तो शेषफल आएगा दोस्तों 15, शेषफल 15 आ गया। और मैं इस शेषफल को यहाँ शेषफल के स्थान पर लिखता हूँ तो मेरे पास नया भाज्य आएगा 152। यहाँ नया भाज्य देखिए मैं ये स्टेप को मैं ये लाइन से लिख देता हूँ, लाइन से ऊपर कर दिया मैंने। क्यों कर दिया ये स्टेप मेरे काम नहीं आया। ये स्टेप जब काम नहीं आया क्योंकि संख्या संशोधित भाज्य के बाद ऋणात्मक आ जाती है तो वो स्टेप काम नहीं आएगा, और उस स्टेप को आप डिलीट कर दीजिए। एक तरीके से आप उस स्टेप को अमान्य कर दीजिए और जितनी बार भाग दिया था उससे एक कम बार दीजिए, ठीक है ना। तो अब हमने एक कम बार भाग दिया, भागफल 4 आ गया, शेषफल 15 आ गया। नया भाज्य बताएंगे दोस्तों, नया भाज्य बनेगा, नया भाज्य जो आ गया अपने पास वो आ गया 152, ठीक है। अब संशोधित निकालेंगे, संशोधित करके निकालेंगे। संशोधित भाज्य कितना आएगा, 152 माइनस 4 का गुणा 9 से करेंगे, 9 चौक 36, ठीक है दोस्तों। इसको घटा देंगे, आया 116। इसके बाद देखिए दोस्तों क्या करना है कि जो 116 है 116 में डिवाइड करेंगे 11 से, ठीक है। वैसे तो 11 जाए 110 होते हैं, 110 बार कंप्लीट बार जा रहा है दोस्तों, 10 बार जा रहा है, लेकिन हम 10 बार ना दे करके 9 बार देंगे। क्यों, क्योंकि अपने पास फिर वही ऋणात्मक संख्या आएगी तो हम क्या करेंगे, फिर अगली बार हमको कम करना पड़ेगा। इससे बढ़िया हम एक बार पहले से ही कम करके देते हैं। तो 11 का भाग जब 116 में देंगे तो मैंने यहाँ 9 बार दिया, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ जो भागफल है मेरे पास, मैं भागफल लिख लेता हूँ, भागफल जो है 9 आ गया, और जो शेषफल है दोस्तों, शेषफल कितना आएगा 17, ठीक है ना। तो इस 17 को मैंने यहाँ लिखा। नया भाज्य कितना आ गया 178, ठीक है दोस्तों। नया भाज्य 178 आ गया। इस 178 में से संशोधित भाज्य निकालेंगे, यहाँ लिखेंगे नया भाज्य 178। अब संशोधित निकालेंगे दोस्तों, संशोधित 178 माइनस, यहाँ देखिए अंक 9 है, 9 का गुणा ध्वजांक से करेंगे, 81, 81 घटा देंगे दोस्तों, तो 79 कितना बचा 97। तो अब इसके बाद क्या करेंगे, फिर 97 में डिवाइड करेंगे कितने से 11 से। तो मैं ये स्टेप जो है ऊपर से मिटा के यहाँ लिख देता हूँ दोस्तों, ये स्टेप यहाँ लिख देता हूँ। सवाल पूरा नहीं हुआ है, सवाल को बड़े ध्यान से देखना है क्योंकि टिपिकल सवाल है, आपको समझ में आ जाएगा। आप 1-2 क्वेश्चन इसके अलावा आप खुद स्वयं भी करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम क्या करेंगे, 97 डिवाइडेड बाई 11, ठीक है। कितनी बार जाएगा
8 बार, ठीक है। और शेषफल कितना आ गया दोस्तों 9, ठीक है। तो देखो यहां हमने भागफल लिखा 8 और जो शेषफल है वो यहां लिख दिया। तो नया भाज्य कितना आया 93 93। तो नया भाज्य जैसे ही आ गया फिर यहां दोबारा लिख देंगे नया भाज्य 93। संशोधित भाज्य निकालेंगे। संशोधित भाज्य कैसे निकालेंगे 93 में से क्या घटा देंगे 8 का 9 से गुणा करके 9 8 72, कितना बचा 21। 21 में भाग देंगे 11 से, एक बार चला जाएगा, ठीक है। जो शेषफल आया वो यहां लिख दिया 107 और 107 में से संशोधित भाज्य निकाल लेंगे, यहाँ -9 कर देंगे, यहाँ ये हो गया अपने पास 98 जो कि शेषफल है। तो दोस्तों ये भाग जो है लंबा है लेकिन प्रक्रिया अलग नहीं है, एक जैसी प्रक्रिया को करते हुए चलते चले जाना है। बहुत आसान है, आपको समझना क्या है केवल ये स्टेप, केवल एक स्टेप। सबसे पहले आप भाग देंगे 11 से 59 में, एक बार और समझ लीजिए। सबसे पहले 11 का 59 भाग दिया आपने, 5 बार गया था लेकिन जो संशोधित भाज्य मैंने निकाला उसमें माइनस आने की वजह से मैंने एक बार कम भाग दिया, तो 4 बार भाग दिया, शेषफल 15 यहाँ लिख दिया। नया भाज्य 152 आ गया, संशोधित निकाला 4 का, इसे 152 में से घटा दिया, 116 बचा। 116 में फिर इससे भाग दिया 11 से, तो मेरे पास भागफल 9 और शेषफल 17। 17 मैंने यहाँ लिख दिया। वैसे भाग 10 बार जा रहा है, मैं मानता हूँ 10 बार जा रहा है, लेकिन जैसे पहले माइनस आया वैसे ही फिर माइनस आता, इसलिए हमने 10 बार ना दे करके 9 बार दिया। और जो शेषफल 17 है वो मैंने 17 यहाँ लिखा, जो कि 178 बन गया। 178 बनते ही ये क्या होता है दोस्तों कि ये जो अंक हैं ये ऊपर के भी काउंट करके माने जाएंगे। तो 178 हो गया, 178 में फिर हम भाग देंगे, नया भाग जाएगा 178, संशोधित करके निकाला 97, 97 में फिर डिवाइड किया 11 से, तो 11 से भाग देने के बाद फिर मेरे पास आया 8 बार, है ना। शेषफल 9, शेषफल नया भाज्य आ गया, नया भाज्य आने के बाद संशोधित भाज्य निकाला, संशोधित भाज्य निकालने के बाद पुनः उस पर फिर भाग दिया 11 से। तो दोस्तों इस प्रकार जो प्रक्रिया है बहुत आसान है। इसके बाद जो शेषफल बचा मैंने लास्ट में लिखा, इसमें से मैंने संशोधित करके निकाला तो 98 बचा। फिर मैंने देखा दोस्तों कि यह 98 119 से छोटा है, जो कि ये शेषफल का काम करेगा दोस्तों। और ये मेरे पास जो बीच में मध्य खंड में जो संख्या आई है दोस्तों, ये भागफल का काम करेगा, ठीक है। ये भागफल है, जो मध्य खंड में संख्या आई है दोस्तों ये भागफल है, और जो तृतीय खंड में संख्या आई है ये शेषफल है। तो दोस्तों आपको ध्वजांक विधि आसानी से समझ में आ गई होगी। मैं एक क्वेश्चन ध्वजांक विधि पर ही एक और क्वेश्चन करवाता हूं, जिससे आपको ये तरीका बिल्कुल मजबूत हो जाए, आपके ये सारे डाउट्स निकल जाएं दोस्तों। सबसे पहले 3 खंड बनाएंगे दोस्तों, तीनों खंड बना दिए मैंने। उसके बाद ध्वजांक लिखेंगे, है ना। तो ध्वजांक हो गया मेरे पास 9, फिर लिखेंगे मुख्यांक। मुख्यांक हो गया मेरे पास 5, है ना। ये फर्स्ट खंड, प्रथम खंड, सेकंड खंड, द्वितीय खंड, तृतीय खंड, ठीक है। अब देखेंगे कि ध्वजांक में कितने अंक है। ध्वजांक में जितने अंक हैं उतने ही अंक भाज्य में से इकाई अंक की तरफ से तृतीय खंड में लिखिए। तो तृतीय खंड में एक अंक लिखाएंगे 4। अब आगे चलते हैं दोस्तों, बचे हुए अंक में मध्य खंड में लिख देता हूं 5 8 7 6, है ना। 58 में 5 से भाग दे देते हैं, तो 58 में अगर मैं 5 से भाग देता हूं तो 10 बार जा रहा है मेरे पास, है ना। मैं यहाँ लिख देता हूं 58 डिवाइडेड बाई 5, तो भागफल मेरे पास, है ना, 10 बार जा रहा है, लेकिन मैं 10 बार देने के बजाय 9 बार देता हूं दोस्तों, है ना। 5 का भाग 58 में देंगे, वैसे 10 बार जा रहा है, 11 बार भी जा रहा है, लेकिन 11 बार और 10 बार देने के बजाय मैं इसमें 9 बार दे दूंगा। क्यों दूंगा 9 बार? क्योंकि जैसे ही अगर मैंने 10 बार या 11 बार भाग दे दिया तो जब हम संशोधित भाज्य निकालेंगे तो संख्या ऋणात्मक आएगी। उस ऋणात्मक संख्या से बचने के लिए मैं एक कम बार भाग देता हूं। तो मैं 9 बार भाग दिया, 9 पंजे 45, 45 इसमें से घटा देंगे, भागफल 9 आ गया। शेषफल कितना आया दोस्तों? तो शेषफल आ गया 13। क्लियर है? यहां तक कोई डाउट नहीं है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। मैंने 13 लिखा यहां। अब जो संख्या बन गई मेरे पास 137। यहां से कहानी शुरू है, नया भाज्य आ गया साहब अपने पास, नया भाज्य आ गया 137, है ना। संशोधित भाज्य निकालेंगे, क्या निकालेंगे?
संशोधित भाज्य निकालेंगे 137 माइनस इस भागफल का गुणा ध्वजांक से करके घटा देंगे 81 घटा देंगे यहाँ, ठीक है। 6 और 5 56। अब जो नया 56 जो है संशोधित भाज्य आ गया है ना, संशोधित भाज्य मेरे पास 56 आ गया है यहाँ पर। तो ये से 56 में फिर मैं डिवाइड करूंगा 5 से, तो मैं 56 को डिवाइड मैं 5 से करता हूं तो मैं फिर यहाँ 9 बार डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो 9 बार डिवाइड करने से क्या होगा कि भागफल जो है वो 9 आ जाएगा और शेष जो है वो 11 आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब मैं 11 को यहां लिख देता हूं। नया भाज्य मेरे पास 116 आ गया, ठीक है। नया भाज्य मेरे पास 116 आ गया। फिर हम संशोधित निकालेंगे। संशोधित निकालने के लिए मेरे भाइयों क्या करना है, 116 में से इस 9 का गुणा इस 9 से करके घटा देंगे 81 घटा देंगे। तो दोस्तों कितना बचा, 35 में भाग देंगे दोस्तों 5 का, इस 5 का मुख्यांक का। तो वैसे जा रहा है 7 बार, लेकिन हम 7 बार ना दे करके मैंने 6 बार दिया और 6 बार देने के बाद जो शेषफल बचा मेरे पास, शेषफल यहाँ लिख दिया मैंने। तो जो अगला जो नया भाज्य था वो 54 बचा और 54 में से जब हम संशोधित निकालेंगे दोस्तों तो 6 गुणा 9 यानी 9 छिक्का 54 यानी 0। जो शेषफल आ गया अपने पास 0 और भागफल दोस्तों ये आ गया, है ना। अगर ये वीडियो आपके काम की है, आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही हैं, तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन के बटन को जरूर दबाइएगा जिससे हमारी प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। दोस्तों लॉकडाउन का पालन कीजिए, देश को कोरोना से लड़ने में मदद कीजिए और साथियों घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।